जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 19 जून 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के जो 38 प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए, हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जहाँ से सिलेबस से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, वहीं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि ईजी है कि टफ है या मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो उसमें भी कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होते हैं। दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा, इसके बारे में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करता है। इसलिए ये बेहतर रिसोर्स होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, तैयारी का सही मार्गदर्शन देता है, जानकारी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। तो दोस्तों इससे और भी कई सारे फ़ायदे हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो कजरी हो जाएगा। दोस्तों कजरी जो है वो सावन के महीने में गाया जाता है और ये मिर्ज़ापुर, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। वहीं दोस्तों बिरहा दोस्तों ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, चैती जो है दोस्तों अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर, उर्स के अवसर पर मतलब दोस्तों होता है कि उसी दिन इनका देहांत हुआ होता है तो उसे उर्स का अवसर कहते हैं। उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किसके देहांत के अवसर पर ये मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वारिस अली शाह के मृत्यु के अवसर पर दोस्तों ये मेला आयोजित किया जाता है। इनका दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है कि ये देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संत हैं उन्होंने हिंदू कैलेंडर को बढ़ावा दिया, मतलब एक सांप्रदायिक सौहार्द में एक अपना अहम रोल निभाया, इसलिए इनके स्मारक में ये मेला आयोजित किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला राज्य तमिलनाडु है दोस्तों, राइट नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों दक्षिण भारत में पानी का बहुत ही कमी होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसे कदम उठाए गए हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों वहाँ की सरकार ने 2003 में ऐसा अनिवार्य कर दिया कि हर घर में जो है कि बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए। तो वहाँ पे छतों के से टैंक के माध्यम से बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। इस तकनीक को दोस्तों भूमिगत जल संभरण या वर्षा जल संचयन के नाम से जानते हैं। इसे अन्य जो नाम है ग्रासिस वाटर बॉक्स के नाम से जानते हैं, जल भर या जल भृत या एक्यूफायर भी इसे कहते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को किस नाम से भी और जानते हैं। दोस्तों और इसका राइट आंसर जो होगा वो दहिया हो जाएगा। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों हम देख लेते हैं कि और जो अन्य राज्य हैं उसको झूम कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों झूम कृषि की बात करें तो दोस्तों ये जो है एक प्राचीन या स्वदेशी तरीका है जिसमें उर्वरकों का और या तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वनों को काट कर जलाकर उसकी जो खाद होती है उससे उर्वर भूमि तैयार की जाती है, उसी में खेती किया जाता है। तो वहीं दोस्तों झूम कृषि जो है ये छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो हमारे जो मेघालय है, असम है, वो जो क्षेत्र है उसमें इसे झूम कृषि कहते हैं। वहीं दोस्तों खिल जो है ये हिमालय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इन्हें झूम कृषि को खिल कहते हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में देवरा या दहिया कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड में दोस्तों कुरुआ कहते हैं, पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप दो क्वेश्चन देखे हैं कि जो मध्यकालीन संतों से पूछा गया है वहाँ पे उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उन्होंने क्या काम किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आलाप हो जाएगा। दोस्तों जो शास्त्रीय संगीत है वो पूरे भारत में दो रूपों में गाया जाता है। जो उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है और वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कहा जाता है।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के कौन से प्रोफेसर थे जिन्होंने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 2021 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सर सीवी रमन ने ऐसा किया था। दोस्तों सर सीवी रमन की बात करें तो इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन या रमन प्रभाव इफेक्ट की खोज के लिए इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फावड़ा हो जाएगा। दोस्तों अन्य जो ऑप्शन है रहर, ढेकली, मोट, ये जो है परंपरागत कुएं से पानी निकालने के लिए ऐसी विधियों का यूज किया जाता था, लेकिन फावड़ा का दोस्तों घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंत ज्वर। और जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों वो जो होते हैं वो वायरस से होते हैं। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आंत ज्वर हो जाएगा। अन्य जो बीमारियां दोस्तों वो वायरस के कारण होते हैं। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, फफूंद से कौन कौन रोग होते हैं। परजीवी या इसी को इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहते हैं। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला ज्वर होते हैं। वहीं दोस्तों जीवाणु, इसकी जो इंग्लिश है वो बैक्टीरिया, इससे जो होने वाला रोग है वो टेटनस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, खांसी, काली खांसी, निमोनिया। वहीं दोस्तों विषाणु वायरस से जो रोग होता है वो एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया और रेबीज रोग वायरस से होते हैं। फफूंद और फंगस से दोस्तों दमा, एथलीट फुट, खाज, खुजली और गंजापन और दाद, ये जो होता है वो फफूंद से होता है। वहीं दोस्तों दांत पूछा गया था कि ये किससे होता है, तो ये फफूंद से होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी का युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी, बोलिविया हो जाएगा। वहाँ का नगर निगम ने पानी सप्लाई को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों बेच दिया था, जिससे पानी का दाम जो है 2 गुना 3 गुना बढ़ गया था। तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया था। इस आंदोलन को बोलिविया जल संकट के नाम से जानते हैं, बोलिविया पानी युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो नई दिल्ली हो जाएगा। हम दोस्तों राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव अधिकार पहल राष्ट्रमंडल, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों राष्ट्रमंडल में मानव अधिकार को बढ़ावा देना और उनका रक्षा करना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लेते हैं। मानवाधिकार दोस्तों आपके सिलेबस में भी मेंशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। गठन जो हुआ था 1993 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुख्यालय इसकी जो है नई दिल्ली में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उद्देश्य इसका निर्माण क्यों हुआ था? तो इसका जो है मानव अधिकार का संरक्षण और प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो दोस्तों मनाते हैं वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। वहीं इसका मुख्यालय जो दोस्तों है वो जेनेवा में है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों भूटान हो जाएगा। दोस्तों 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भूटान की पहली विदेशी यात्रा किया था। वो दिखाता है कि हम भूटान को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो ये एक ही देश है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, C नंबर। हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। इससे और जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, पूछा गया था कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं यूपी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इस तरह से 7 जो हैं ज़िले हैं जो यूपी के 7 ज़िले वो नेपाल से लगते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप मैप से तैयार करें तो बेहतर होगा, आराम से याद हो जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आप मैप का भी यूज करें ज्योग्राफी में। अगला क्वेश्चन है बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है
जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ढाका में हो जाएगा, बांग्लादेश ढाका में है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। इसके जो 7 देश हैं दोस्तों, श्रीलंका है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार और थाईलैंड है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ए शामली को दोस्तों 23वें जिले के रूप में एनसीआर में शामिल किया गया है। हम इसके एनसीआर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट जो अधिनियम बना 1985 में बना, इसी के तहत एनसीआर का गठन किया गया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ क्षेत्र जिलों को शामिल करके एनसीआर का गठन किया गया। 23 जिलों को अभी तक एनसीआर में शामिल किया गया है, जिसमें यूपी के 8 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, हरियाणा के 13 जिले हैं। यूपी के जो 8 जिले हैं दोस्तों वो गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर और शामली हैं। शामली को ही ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से यूपी के ज़िले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शामली यहाँ पर है, जो अभी लास्ट में हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर ये शामिल हैं 8 ज़िले। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप ज्योग्राफी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे आप मैप के साथ पढ़ें तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सी होगा दोस्तों, ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो सी नंबर असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम जीएसटी के बारे में दोस्तों आपके सिलेबस में बहुत मेंशन है, इसलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 2024 में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ताकि आपके यहाँ से जो भी आने वाले क्वेश्चन हो वो सही हो सके। दोस्तों वस्तु और सेवा कर जीएसटी को जो हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर कहते हैं, और इसकी इंग्लिश है जो गुड्स और सर्विस टैक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया, सीधे ही पूछ लिया गया कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसको लागू जो किया गया 1 जुलाई 2017 को लागू किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे अधिनियमित किया गया, इसे अधिनियम एक्ट जो है वो पारित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 122वां संशोधन विधेयक था, यानी कि ये 122 बार संविधान को संशोधन करने के लिए पेश किया गया, लेकिन ये 101वां जो संविधान संशोधन था वो पास हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था? 12 अप्रैल 2017 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 5 जो टैक्स स्लैब हैं, जो 0%, 5%, 10%, 18 और 28% है दोस्तों। ये एक अप्रत्यक्ष कर है और ये गंतव्य आधारित कर है दोस्तों। ये आप कंपनी में नहीं लगता, ये आप जब ग्राहक कंपनी से बन करके दुकान तक आता है, जब उसे ग्राहक खरीदता है उस समय ये लगता है, इसलिए इसे गंतव्य आधारित कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर है, सीधे नहीं लगता, इनडायरेक्ट रूप से लगता है। केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, अर्थात जिस वस्तु पर या सेवा पर जीएसटी लगेगा वह पूरे भारत में एक सामान्य मूल्य का होगा। अगर जिस वस्तु पर दोस्तों जीएसटी लगा है वो पूरे भारत में एक ही मूल्य पर मिलेगा। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं, कई सारी वस्तुएं दोस्तों वो मुक्त हैं। वो पेट्रोलियम उत्पाद है, मादक पदार्थ है और बिजली जो है वो जीएसटी से मुक्त है। इस पर यानी कि राज्य टैक्स लगाता है। विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लागू किया दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। भारत में जो प्रथम राज्य है ये कौन जिसने जीएसटी लागू किया, वो असम है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है जो पूछा गया था। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद लेती है दोस्तों, और यहाँ पे 3/4 वोटों से निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होता है अधिकांश दोस्तों। जो वित्त मंत्री होते हैं राज्य के, ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इस तरह से दोस्तों जो भी क्वेश्चन जीएसटी से पूछा गया उसको हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप चाहें तो इसका
शार्ट में पेज में नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों आपको इकट्ठा नहीं मिलेगी, आपको कई सारी रिसोर्स को इसको ढूंढना पड़ेगा। तो आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो गोपाल हो जाएगा। गोपाल जो है दोस्तों पाल वंश के पहले शासक थे। गोपाल वंश के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पाल वंश दोस्तों 750 ईस्वी में शासन किया और इसकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी दोस्तों। इसके संस्थापक थे दोस्तों वो गोपाल थे, ये पूछा गया क्वेश्चन। और इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वहीं दोस्तों धर्मपाल जो पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कन्नौज का दोस्तों एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज में। इसको कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने भाग लिया था। वहीं दोस्तों देवपाल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवपाल के जो पाल वंश का शासक था, इसके शासनकाल में जावा के जो शैलेंद्र वंशी शासन के अनुरोध पर, जो इंडोनेशिया में जावा है वहाँ का एक शैलेंद्र वंशी शासक थे, उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। कौन दिया था दोस्तों? देवपाल ने दिया था। किसको? शैलेंद्र वंशी को, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं दोस्तों। रोपड़ कृषि में दोस्तों जो बागानी नगदी फसल उगाया जाता है, जो व्यापारिक फसलें हैं, जैसे चाय हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, काफ़ी हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं नगदी फसलें, वो रोपड़ कृषि के तहत उगाई जाती हैं। वहीं दोस्तों निर्वाह कृषि दोस्तों, जो कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। किचन गार्डन दोस्तों, दैनिक जीवन में जो साग सब्जियों की ज़रूरत होती है उसकी जो खेती की जाती है वो किचन गार्डन के नाम से जानी जाती है। झूम खेती दोस्तों, वनों को जलाकर जो खेतियाँ की जाती है आदिवासियों द्वारा, उन्हें झूम कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, पृथ्वी को कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले कलर की दिखाई देती है, जिसको इसी कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण सौरमंडल का यह अकेला ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। इसके अतिरिक्त किसी ग्रह पे दोस्तों जीवन संभव नहीं है। सूर्य से दूरी की क्रम में दोस्तों ये तीसरा स्थान रखता है। बुध, शुक्र और पृथ्वी तीसरा स्थान रखता है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह जो होता है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। वहीं दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह जो पाए जाते हैं वो पृथ्वी ग्रह पे पाए जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोरीन दोस्तों ये निष्क्रिय गैस नहीं है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है वो निष्क्रिय गैस हैं। हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जो इसका अन्य नाम है दोस्तों निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस इसे कहते हैं। ये आवर्त सारणी का जो 18वें वर्ग में जो 7 तत्व रखे गए हैं उन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसमें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडॉन है और ऑर्गनेशन है। दोस्तों इसको शार्ट में आपने पहले पढ़ा होगा, हे नीना, अरे करीना जी रवीना। तो इस तरह से ये जो तत्व हैं वो नोबेल गैस इन्हें कहते हैं। इन्हें नोबेल गैस क्यों कहते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने या ग्रहण करने की क्षमता इसमें नहीं होती है, इस कारण ये अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इनके जो अष्टक होते हैं वो दोस्तों पूरे भरे होते हैं, तो ये ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा महाश्वेता देवी। अन्य जो ऑप्शन है दोस्तों विदेशी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों आप क्यों क्यों लड़की जो इस पुस्तक है ये आप 11th 12th या 9th 10th में ये मिला था, आपको याद होगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाबी गैंग के संस्थापक उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संपत पाल देवी दोस्तों गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं।
गुलाबी गैंग जो है दोस्तों, ये इसकी स्थापना 2006 में बांदा में हुआ था। यूपी का जो बांदा ज़िला है वहाँ पे 2006 में इसकी स्थापना हुआ था। गुलाबी गैंग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके सदस्य जो हैं वो केवल महिलाएं होती हैं और ये महिलाएं जो हैं गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं, इसलिए इन्हें गुलाबी गैंग कहते हैं। इनका कार्य क्या है दोस्तों? महिला के शोषण और अत्याचार को रोकना, महिला कल्याण की दिशा में कदम उठाना, ये इनका काम है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला में अपना आला स्थान बनाया है? तो दोस्तों मुरादाबाद दोस्तों वो पीतल के लिए, पीतल नगरी से कहते हैं, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कालीन नगरी किसे कहते हैं? भदोई कहते हैं। फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस है दोस्तों? चूड़ियों के लिए फेमस है। जालौन ऐसे, और काला नमक चावल, ऐसे जो भी बहुत फेमस हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 2024 में कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने दोस्तों सबसे पहले महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी 1893 में, ऐसा इन्होंने किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के लिए। खिलाफत आंदोलन जो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था? ये खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। तुर्की के जो राष्ट्रपति थे उन्हें पूरे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उन्हें अपना खलीफा मानते थे, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर युद्ध किया और उन्हें अपदस्थ कर दिया। इससे उनको ठेस लगी कि हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा किया गया, तो उन्होंने इसके विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। अन्य जो ऑप्शन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था, और दिल्ली चलो आंदोलन ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बहिष्कार आंदोलन 1905 में हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो सिद्धांत हैं उसका वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। वहीं दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वो भाग नंबर 3 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और संसद जो दोस्तों, संसद के बारे में भाग 5 में बताया गया है। संसद और न्यायपालिका के बारे में भाग 5 में बताया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों काली मिट्टी से क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, तो इससे जो आपका क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन सही हो सकें। तो काली मिट्टी जो दोस्तों है, इसको अन्य नाम जो इसका कपासी या रेगुर मृदा कहते हैं, या स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसे कपासी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, इसलिए कपासी मृदा कहते हैं। रेगुर मृदा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं क्योंकि ये सूखने के बाद भुरभुरी हो जाती है। क्षेत्र जो है इसका दोस्तों दक्कन और मालवा क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। इसकी विशेषता जो है दोस्तों, ये नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, वहीं इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों ये जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ हो जाएगा, सी नंबर। वहीं दोस्तों लखनऊ में दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान है। और पंतनगर में दोस्तों भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत के नाम से पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, अब ये उत्तराखंड में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है वो अनुच्छेद 4 वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा, गुलामी से स्वतंत्रता अनुच्छेद 4 में उल्लिखित है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और
डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि मानवाधिकार दोस्तों इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके सिलेबस में डिफाइन है। तो इसके बारे में आप दोस्तों चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, जो भी नई पॉइंट मिले उसे आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिसोर्स है दोस्तों हर जगह से मिलने वाला नहीं है। इसके जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं, हम अलग अलग रिसोर्स पढ़ करके गूगल से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के द्वारा इसका निर्माण किया था। इसीलिए दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते, जो आपको जन्म से मिले हुए हैं वो कोई छीन नहीं सकता। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। स्त्री पुरुष के दोस्तों समान अधिकार हैं, ऐसा कहाँ पे कहा गया है? मानव सार्वभौमिक घोषणा पत्र में। इसी घोषणा पत्र में दोस्तों अनुच्छेद 4 में ये उल्लिखित है कि दास्ता या गुलामी से स्वतंत्रता, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं दोस्तों दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 6 जो है किससे संबंधित है? वो दोस्तों कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु कृषि राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो स्वयं शिक्षण प्रयोग को ये पुरस्कार मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा कोई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, जिसको UNDP जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो संयुक्त राष्ट्र की हैं वो उन्हें अवार्ड दे रही हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है उन्हें आप अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरी का मापन करता है। तो प्रकाश वर्ष से दोस्तों जो खगोलीय पिंड हैं, दो ग्रह हैं, ऐसे दूरी जो लंबी लंबी दूरियाँ हैं इसके नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आइरिस हो जाएगा। आइरिस से आपके आंख का रंग का निर्धारण होता है, डिपेंड करता है आइरिस से कि आपका आंख भूरा होगा या काला होगा। तो ये डिपेंड आइरिस से करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। और यहाँ पे दोस्तों और अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री, उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन कि 6वीं सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड। दोस्तों यहाँ जो छेदी है, छेदी नहीं है चेदी जो राजवंश था 16 महाजनपदों में, उसके बारे में पूछा गया। तो ये क्षेत्र दोस्तों ये बुंदेलखंड में है, यहाँ पे छेदी लिखा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। मैं यहाँ अपडेट कर सकता था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। तो आपको दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप इंग्लिश वर्जन को जरूर हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम और देख लेते हैं ऑप्शन में जो है अवध जो है आज का जो अयोध्या है वो क्षेत्र दोस्तों कौशल के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों में था, और वो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अंग दोस्तों आज का मुंगेर और जो भागलपुर क्षेत्र है वो क्षेत्र अंग के अंतर्गत आता था। अवंती दोस्तों आज का जो उज्जैन है, उज्जैन और माहिष्मती उसकी राजधानी थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किया था। वहीं दोस्तों बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल में सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, और इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके बाद बिंदुसार बनते हैं और उसके बाद अशोक बनते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, गाजीपुर में स्थित है दोस्तों जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। ये जो जमदग्नि ऋषि थे वो भगवान परशुराम के पिताजी थे, और इन्हें भगवान जो विष्णु थे उनका अवतार कहा जाता था। तो इनका जो आश्रम था वो आज के गाजीपुर वाले जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर स्थित था। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका मकबरा भी गाजीपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कन्नौज। कन्नौज दोस्तों राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी और ये बाद में थानेसर ले गए। और ये राजा हर्षवर्धन दोस्तों ये पुष्पभूति वंश के ये शासक थे। इन्हीं के दरबार में दोस्तों बाण भट्ट रहते थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, और इन्हीं के दरबार में दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनके साम्राज्य का भ्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुपति सहाय। गोरखपुरी जो फिराक गोरखपुरी थे इनका जो नाम था वो रघुपत सहाय, मूल नाम रघुपत सहाय था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम धनपत राय था। तो इस तरह से हमने 38 क्वेश्चन को डिटेल में देखा दोस्तों। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे उसे हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, और इस तरह से हमने 38 क्वेश्चन नहीं कई सारे क्वेश्चन को हमने पढ़ा। दोस्तों अगर आप जीएस में बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जो आपका सिलेबस है उसको कई बार मल्टीपल रिवीजन दीजिए, उसको कई बार पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देखिए। हमारा वीडियो आप 1-2 बार से ज़्यादा मत देखिए, आपको एक अच्छी सी समझ हो जाएगी कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप वो मार्केट से जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला कर खुद से पढ़िए, खुद से एक क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए और उसी दिशा में आप वो अपनी तैयारी को ले जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। अपना जो कमज़ोर पोर्शन है उसको मजबूत कीजिए और रेगुलर बेसिस बनाए रखें। आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, धन्यवाद।